दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर एक बार जबरदस्त कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है माँ का हृदय। तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। माधवी की पति की 22 साल पहले मौत हो चुकी थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी और संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो इस वक्त जेल में बंद था। अपने उस घर में अकेली पड़ गई थी और उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। माधवी ने बड़ी दुख तकलीफों को झेलते हुए अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था। अगर माँ बेटे को जुदा करने वाली मौत होती तो माधवी सब्र से कर लेती और उसके मन में किसी के लिए क्रोध न होता, लेकिन उन्हें जुदा करने वाला और कोई नहीं थे जिनके अत्याचार को सहने के लिए मुश्किल हो रहा था। माधवी के मन में बार बार उन स्वार्थियों से बदला लेने का विचार घूम रहा था। माधवी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिसे देखकर ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। माधवी का बेटा सुंदर होने के साथ साथ बहुत होनहार भी था और माधवी ने उसकी अच्छी से परवरिश की थी। उसके गली के सारे लोग उसके बेटे को तारीफ करते नहीं थकते थे और यहाँ तक स्कूल के अध्यापक तक उस पर जान छिड़कते थे। माधवी के बेटे का नाम आत्मानंद था। आत्मानंद दूसरे की तकलीफों को नहीं देखी जाती थी और लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता है कि वह कोई अपराध कर सकता है। माधवी भी यही सोचकर तड़पते हुए दिन काट रही थी कि आखिर क्या उसका अपराध था। आत्मानंद गुणों का भंडार था। वह साहसी और निस्वार्थ और देश प्रेमी होने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने वाला इंसान भी था। साथ ही राजनीति में रुचि भी रखता था। वह बेवाग था। अपने राजनीति में लाखों लोगों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नजरों में आ गया था। पुलिस भी उसकी हरकतों को नजर रखती थी। पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी ताकि वो उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल सके। जिले में पड़े एक डाक ने उन सभी लोगों को आत्मानंद को फंसाने का अवसर दे दिया जो आत्मानंद को पसंद नहीं करते थे। डाके से तार जुड़े होने वाला हवाला देकर आत्मानंद के घर की तलाशी ली गई, जहां मिले कुछ पत्रों व लेखों को डाके के मुख्य कारण बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और आत्मानंद को गिरोह का मुखिया करार दे दिया गया, जिसके बाद महीने भर तक मुकदमा चला और न जाने कहां से पुलिस ने ऐसे झूठों गवाहों को सामने लेकर खड़े कर दिए कि कोर्ट में आत्मानंद समेत सभी युवकों को दोषी करार दे दिया गया और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। बेटे की हर सुनवाई में जा रही माधवी ने देखा कि इंसान का चरित्र कितना नीच हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचाने से नहीं चूकता। अपने बेटे को हथकड़ियों में पुलिस द्वारा जेल ले जाते देख माधवी वहीं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद कुछ भले लोगों ने उसे टांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। माधवी को जब होश आया तो उसे पूरा वकाया याद आया। अपने इकलौते के सहारे दूर होने का गम उसे खोया जा रहा था, जो उसे एक पल भी चैन से सांस नहीं लेने दे रहा था। कोई रास्ता न सूझने पर माधवी ने अपनी वेदना को ही प्रतिरोध में बदलने का फैसला लिया और उसके बेटे की यह दुर्दशा करने वालों से बदला लेने का ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। माधवी के मन में प्रतिरोध का ज्वाला धधक रही थी। बस इसे यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे उन अत्याचारों से बदला लिया जा सके। देर रात तक माधवी सोचती रही कि विधवा जीवन जीते 22 साल बीत गए, लेकिन अब बाहर निकालना होगा। अपने अंतर मन से माधवी कहने लगी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों की कोई जगह नहीं हो सकता है। ईश्वर भी निराश होकर हमसे मुंह फेर लिया है, तो ऐसे उन अत्याचारों को दंडित करने के लिए उसे ही कदम उठाना होगा। शाम का वक्त था। लखनऊ में एक बड़ा बंगला झिलमिलाती लाइटों से सजा था, जहां दोस्तों की महफिल सजी हुई थी और गाने बजाना हो रहा था। एक और मेज पर अति सब्जियों से सजी हुई थी, दूसरी ओर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। बंगले के चारों ओर पुलिस तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुप्रिटेंडेंट मिस्टर बगाची था। बगाची ने एक बड़े मार्के का केस जीता हुआ था, जिससे खुश होकर अफसरों ने उन्हें तलाकी दी थी, जिसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन उत्सव ही होते रहते थे। महफिल में रौनक बढ़ाने के लिए मुफ्त में गाने बजाने वाले अति सब्जियों और आधे दाम पर मिठाइयाँ व फल फूल आसानी से मिल जाते थे। दौड़ धूप करने के लिए सिपाहियों की एक टुकड़ी हर वक्त उनके घर पर तैनात रहती थी। महफिल में गाने बजाने वाले कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेहमान अब भोजन करने लगे थे। दुकान से दावत का सामान ढोने वाले मजदूर कोसते हुए वहाँ से चले गए थे। बस बाकी बचे मजदूरों के साथ एक बूढ़ी औरत वहाँ काम कर रही थी। वो बूढ़ी औरत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपना काम में मग्न थी। वह महिला और कोई नहीं थी बल्कि माधवी थी, जो बदला लेने के लिए मजदूर बनकर काम कर रही थी। महफिल खत्म होते ही सभी मेहमान जा चुके थे। इक्के दुक्के मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे। माधवी एक कोने में चुपचाप बैठी हुई एकटक सभी को देखे जा रही थी। सहसा मिस्टर बगाची की नजर माधवी पर पड़ी तो उसके पास पहुंचे और बोले, तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ खाने के लिए मिला या नहीं? माधवी ने नजर उठाकर बगाची को ओर देखा और कहा, साहब खाने तो मिल गया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको इतराज न हो तो मुझे यहीं कोने में पड़ी रहने दीजिए। माधवी की बात सुनकर बगाची ने कहा, नौकरी कर लेगी बंगले में?
बच्चे को पालना आता है? बगाची की बात सुनकर माधवी ने तपाक से कहा, जी साहब, बच्चे को अच्छे से खिलाना जानती हूँ, इसके अलावा घर के छोटे बड़े काम कर सकती हूँ, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। माधवी की ओर ध्यान से देखते हुए बगाची ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। साल भर से ज्यादा जीवित नहीं बच पाया था, इसीलिए इस बच्चे पर दोनों माँ बाप की जैसे जान बसती थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए टोना टोटका व जंतर मंतर अपनाने से भी परहेज न करते थे। बच्चा माधवी के पास ही ज्यादा समय बिताता था, इस वजह से वह माधवी से काफी ज्यादा घुल मिल गया था। अगर माधवी कुछ देर के लिए उसकी नजरों से दूर जाती तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता था। बच्चा माधवी को ही अपना माँ समझता और वह साथ खेलती तो वह भी खेलता और वह दूध पिलाती तो वह पीता। अपने पिता को तो वह अजनबी समझता और माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी। माधवी को लगा था कि बड़े घर में काम करने से तनख्वाह उनको अच्छी खासी मिल जाएगी, जिससे महीने का पूरा खर्च निकल जाए, लेकिन यहाँ तो नौकरों से हर पैसों का हिसाब लिया जाता है। एक दिन बच्चे को गोद में उठाए माधवी ने मालकिन से कहा कि बच्चे के लिए कोई खिलौना गाड़ी मंगवा देती तो अच्छा रहता। माधवी की बात सुनकर मिसेज बगासी कुंठित स्वर में कहा, कहाँ से मंगवाऊं इसके लिए खिलौना गाड़ी? हाथ में रुपये तो चाहिए भी ना। इसका खिलौना 10 से 20 रुपये में तो आएगा, इतने रुपये कहाँ से है मेरे पास? माधवी ने मिसेज बगासी की ओर देखते हुए कहा, मालकिन खिलौने ही तो है। माधवी की बात सुनकर मिसेज बगासी ने कहा, अब तुमसे ज्यादा छुपाना क्या? दरअसल तुम्हारे मालिक की पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं जो इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही है। 5 कुमारी है और उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरे खर्चों में तो आधी वेतन चला जाता है। ऊपर से लड़कियों की शादी करवाने के लिए कम से कम 25,000 रुपये लगेंगे। अब कहाँ से लाएं इतने पैसे? मिसेज बगाची की बात सुनकर माधवी बोल पड़ी, मालिक को तो घूस भी मिलती होगी ना? माधवी यह कहकर चुप हो गई। मिसेज बगाची ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसी कमाई में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। काली कमाई का पैसा एक हाथ आता है और दूसरे हाथ चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए और माधवी के मन में बच्चे के लिए स्नेह भी बढ़ता जा रहा था। कभी कभी बदला लेने की बात याद आती तो वह क्रोध से भर जाती और फिर बच्चे को देखकर वह शांत हो जाती। वहाँ रहते हुए माधवी मिस्टर बगाची के परिवार की स्थिति से वाकिफ हो गई थी। कई बार तो वह अपना दर्द भुलाकर उनके परिवार के लिए चिंतित हो जाती और उसका मन दया से भर जाता। माधवी सोचती रहती, मालिक आखिर 5 बेटियों की शादी कैसे कराएंगे? ऊपर से पत्नी बीमार रहती है और बच्चे छोटा है, जरूर उनके परिवार पर अभिशाप है, वरना इतना सब होने के बावजूद भी दुखी कौन रहता है? कमजोर बच्चों के लिए बरसात तो बीमारियां लेकर आती है और बरसात में उन्हें अक्सर खांसी, जुकाम और बुखार घेर लेता है। माधवी एक दिन किसी काम से अपने घर चली गई। पीछे से बच्चे को रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। कुछ देर गोद में उठाने के बाद मिसेज बगाची एक नौकर को उसे टहलाने के लिए सौंप दिया। कुछ देर आंगन में घुमाने के बाद नौकर ने बच्चे को हरी घास पर बैठा दिया। बारिश के पानी से जमीन गीली थी और बच्चा ऐसा ही करते कई घंटे तक पानी में खेलता रहा और वह नौकर दूसरों नौकर के साथ गप्पे हाँकने में मस्त हो गया। काफी देर बाद जब नौकर को ध्यान आया तो वह बच्चे को फटाफट भीतर ले गया और उसे कपड़े बदलवाए। शाम होते ही जुकाम से बच्चे की नाक बहने लगी और खांसी से गले में आवाज आने लगी। देर शाम जब माधवी बंगले में पहुंची तो बच्चे को ये हालत देखकर उसकी कलेजा फटने लगा और बच्चे को लेकर तुरंत मालकिन के पास पहुंची और कहा, देखो जरा बच्चे का क्या हाल हो गया है, कहीं इसे सर्दी तो नहीं लग गई? बच्चे की हालत देखकर मालकिन भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वह ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देख चुकी थी। मिस्टर बगाची ने तुरंत नौकरों से अलाव जलाने को कहा। मिसेज बगाची और माधवी दोनों पूरी रात बच्चे को ठीक करने में जुटी रही। दोनों की आंखों में नींद जैसे कोसों दूर थी। ऐसे में सवेरा कब हो गया दोनों को पता भी न चला। मिस्टर बगाची को जैसे ही बच्चे की बीमार होने की खबर मिली वह तुरंत डॉक्टर को सीधे घर ले आया। 3 दिन में बच्चे की हालत सुधार आने लगा, लेकिन वह काफी कमजोर हो गया था। बच्चे को ख्याल रखने वाली माधवी दिन रात एक कर दिया था। यही माधवी थी जो परिवार का सर्वनाश करने का संकल्प लिए उस घर में आई थी और आज उसी घर में चिराग सलामती के लिए वह दिन रात हजारों बार ईश्वर से दुआएं मांगती थी। शायद माधवी की दुआएं का असर था कि बच्चे में सेहत की धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक सुबह मिस्टर बगाची बच्चे के झूले के पास बैठे हुए थे और मालकिन सिर दर्द के कारण चारपाई पर पसरी हुई थी। माधवी पासी में बैठी हुई बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। माधवी की ओर देखते हुए मिस्टर बगाची ने कहा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे एहसान का तले दबे रहेंगे। यह तुम ही हो जो बच्चे के मौत के मुंह से खींच लाई, वरना हम तो उम्मीद ही हारने लगे थे। इतने में मिसेज बगाची भी उठकर पास आई और माधवी से कहा, तुम एक देवी बनकर हमारे जीवन के कष्ट हरने के लिए आई हो। अगर तुम आज न होती तो पता न क्या अनर्थ हो जाता। मेरी तुमसे एक विनती है, वैसे तो जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जरूर संजीवनी है। मेरी तो किस्मत ही आगामी है, पर हो सकता है तुम्हारे पुण्य से मेरे बच्चे की जान बच जाए। माधवी चुपचाप मिसेज बगाची की बात सुनते रही। मिसेज बगाची रौंसी आवाज में कहने लगी,
सच कहती हूँ, अब तो गोद में उठाने तक से मुझे डर लगता है। तुम इसे आज से अपना ही बच्चा समझो, इसकी माँ बन जाओ। इसे भी तुमसे बहुत लगाव है। तुम इसे अपने साथ घर ले जाओ और वहीं इसका परवरिश करना। जब तक यह तुम्हारी गोद में रहेगा हमें चिंता न होगी। मिसेज बगाची की बात सुनकर माधवी ने कहा, मालकिन क्यों ऐसे बुरे विचार मन में ला रहे हो? और देखना, भगवान की इच्छा से सब कुशल मंगल होगा। इतने में मिस्टर बगाची बोल पड़े, नहीं बूढ़ी माँ, मेरा दिमाग भले ही इन बातों को ढकोसला करार देता हो, लेकिन मन का एक कोना इस पर विश्वास करना चाहता है। मेरी अपनी माँ मुझे पैदा होते ही एक धोबिन को बेच दिया था, क्योंकि मुझसे पहले 3 बड़े भाइयों की मौत हो चुकी थी। इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए उन्हें उचित लगा। अब हमारी बारी है और हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम इसे आज से अपना बेटा मानो, इसे साथ ले जाओ। हमें जब भी इससे मिलने का मन होगा चले आएंगे और खर्च की चिंता ना करना। इसकी पूरी परवरिश का खर्चा हम समय समय पर तुम्हें भेजते रहेंगे। मिस्टर बगाची ने कहा, मैं जिस पेशे में हूँ मुझे न चाहते हुए कई कुकर्म करने पड़ते हैं। झूठी शरारतें बनाकर निर्देशों को फंसाना पड़ता है। उनकी और उनके परिवारों की न जाने कितनी वही मेरे सिर पर है। मैं जानता हूँ कि बुराई का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं लोभ में आ ही जाता हूँ। अगर मैं ये सब ना करूं तो मुझे नालायक करार देकर निकाल दिया जाएगा। अंग्रेजों को जहां 100 खून माफ होते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को एक गलती भी हमें भारी पड़ सकती है। इसीलिए मेरी विनती है कि मेरे बेटे को स्वीकार कर लो। माधवी को भी उस बच्चे से बेहद लगाव था, इसीलिए वह खुशी खुशी मान गई। गदगद होते हुए माधवी ने कहा, आप दोनों की अगर यही इच्छा है तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो बनना पड़ेगा मैं करूँगी। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि मेरे बच्चे को अमर करे। बड़ी देर से बच्चे झूले में आराम से सो रहा था। चादर से उसका मुंह ढका हुआ था। माधवी ने दूध गर्म करके बच्चे को पिलाने के लिए जैसे ही मुंह के से चादर हटाया, उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। बच्चे का शरीर पूरी तरह से ठंड हो चुका था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। माधवी ने जल्दी से बच्चे को गोद में